तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जहाँ पर आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं कि कनाडा के लिए रिक्वायरमेंट होती है एसडीएस और नॉन एसडीएस, जो कि स्टूडेंट अपनी वीज़ा फाइल करते हैं। तो उसके लिए आज कुशांग मेरे साथ है, जिसकी कुछ क्वेरीज़ हैं जो कि मेरे से डिस्कस करने के लिए इसने बोला था कि मेरे को डिस्कस करनी है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि कुछ आज क्यों ना वीडियो शूट कर ली जाए इस चीज़ की, आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगा और क्वेरीज भी पूरी की पूरी डिस्कस हो जाएगी। तो इसीलिए आज ये वीडियो इसी सेशन के ऊपर है, बने रहिए एंड तक। थैंक यू। मेरे को स्पेसिफिकली ये जानना था, अगर मैं एसडीएस कैटेगरी से जाना चाहूँ तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी उसके लिए और कितना अमाउंट एक साथ जरूरत पड़ेगा। कैटेगरी के लिए अगर तुम्हें जाना है, सबसे पहले एसडीएस कैटेगरी होता है क्या है, वो होता है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, जिसमें स्टूडेंट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट जब अप्लाई करता है तो उसको मिनिमम डेज अराउंड 20 to 45 डेज़, जब उनकी सारी की सारी बायोमेट्रिक मेडिकल अपडेट हो जाता है तो 20 to 45 डेज़ में उनका वीज़ा आ जाता है, स्टडी परमिट आ जाता है। तो एसडीएस का सबसे पहला तो फ़ायदा ये है। अब रही बात रिक्वायरमेंट की, एसडीएस में फ़ाइल करने के लिए सबसे पहली चीज़ आती है, वो होती है आईएलटीएस। आईएलटीएस में क्या होता है कि आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी होगी, 6.5 ओवरऑल एंड 6 इन ईच मॉड्यूल, क्योंकि 4 मॉड्यूल होते हैं, चारों के चारों मॉड्यूल में आपको 6 बैंड स्कोर करने होंगे। सबसे पहली चीज़ ये होती है। अब जो एसडीएस कैटेगरी के लिए जो दूसरी मेन रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है डीएलआई इंस्टीट्यूट से आपको ऑफर लेटर होना। डीएलआई इंस्टीट्यूट क्या? डीएलआई इंस्टीट्यूट वही होते हैं जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के अंडर में आते हैं, जो कि उनसे एफिलेटेड है। आपको वर्क परमिट भी इजीली मिल जाता है और आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर के लिए, डीएलआई इंस्टीट्यूट के लिए कोऑप भी मिल जाता है उनके अंदर। अब प्राइवेट से होता है तो उनमें थोड़ी प्रॉब्लम इश्यूज आते हैं, तो इसलिए डीएलआई इंस्टीट्यूट से ऑफर लेटर होना ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए। जैसे अगर हम लोग वीज़ा प्रोसेसिंग करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आईएलटीएस एंड आफ्टर दैट आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए डीएलआई से। फिर उसके बाद आपको जब वीज़ा फाइल करना होगा, उससे पहले आपको 1 ईयर की जो इंस्टीट्यूशन फ़ीस होती है वो सबमिट करनी है, जो कि आपके ऑफर लेटर में मेंशन होगा कि कितना अमाउंट होता है। और मतलब 1 ईयर में 2 सेमेस्टर इंक्लूड होते हैं और वो पूरा ओवरऑल आपको सबमिट करना है। इंस्टीट्यूशन फ़ीस सबमिट कर दी, फिर उसके बाद आपको जीआईसी सबमिट करना है। जीआईसी के लिए, जीआईसी जो कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता है स्टूडेंट्स के लिए, लिविंग एक्सपेंडिचर मेंटेन करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट आपको उसमें सबमिट करना होता है। अराउंड $10,000 इज़ अ रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर अ जीआईसी, कैनेडियन डॉलर। और उसके लिए आपको बैंक में अकाउंट खुलाना होगा, कैनेडियन बैंक में अकाउंट खुलाना होता है, जो कि स्कॉशिया CIBC। जैसे बहुत से बैंक्स हैं जिनकी बाहर भी ब्रांचेज है, जो इंटरनेशनल जो है ट्रांजेक्शन अलाउ करते हैं, वो बैंक अलाउड है या फिर खाली स्पेसिफिक बैंक अलाउड? नहीं, वो कैनेडियन बैंक में ही आपको अकाउंट खुलाना होगा। ऑनलाइन है, कुछ इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसके अंदर। और जो आपने बोला कि 1 साल की फीस हमें भरनी पड़ेगी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की, तो वो अराउंड कितना पड़ जाती है? वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, कोर्स टू कोर्स। और मेरा जो, अगर मैं स्पेसिफिकली अपनी बात करूँ तो मेरा जो था वो $17,000 था 1 ईयर का जो इंस्टीट्यूशन फीस था, और $10,200 मैंने अमाउंट सबमिट किया था जीआईसी के लिए। तो ये 4 रिक्वायरमेंट आप जब कंप्लीट कर लोगे, फिर उसके बाद आपको वीज़ा फाइल करने में ईजिली, मतलब कि आप एसडीएस के लिए एलिजिबल हो गए हो। जब आप एलिजिबल हो जाते हो तो आप वीज़ा फाइल करते हो, और ईजिली जब वो आपको देख लेते हैं कि हाँ आप सारी रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हो, तो अराउंड 20 to 45 डेज़ में आपका वीज़ा आ जाता है। ये हो गई एसडीएस की रिक्वायरमेंट। और अगर हम बात करें नॉन एसडीएस के लिए, जो कि नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम होती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ जाननी थी, जैसे नॉन एसडीएस है तो इसमें क्या डिफरेंस है एसडीएस से, और इसमें टाइम कितना लग जाता है? क्या इसमें एक्सपीरियंस कुछ कम लगता है, पैसे हमारे कम इन्वेस्ट होते हैं, या फिर पैसे उतने इन्वेस्ट होते हैं टाइम की वजह से ही हो जाता है? और स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट किस में है, एसडीएस में या नॉन एसडीएस में? अगर हम बेनिफिट की बात करें स्पेसिफिकली, तो मेरे हिसाब से एसडीएस ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि पढ़ाई आपको एसडीएस नॉर्मल भी करनी है, जाना आपको ओवरऑल कनाडा ही है, लेकिन हर कोई चाहता है कि मेरा जल्दी से जल्दी वीज़ा है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग एसडीएस में अप्लाई करते हैं। और नॉन एसडीएस का ये प्रॉब्लम होता है कि आपको ना जो सारे के सारे अमाउंट होते हैं वो आपको शो करने होते हैं अपने अकाउंट पे, अपने फादर के अपने अकाउंट में आपको शो करना होगा। तो पूरा का पूरा कैनेडियन गवर्नमेंट आपके, मतलब कि हाई कमीशन को जाएगा, वो डिटेल आपकी
और वो पूरा का पूरा उसे देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, फिर उसके बाद फादर ही हो सकता है कि गार्डियन भी हो सकता है? आज को आपको कोई अगर स्पॉन्सर कर रहा है वो भी चल सकता है, स्पॉन्सर लेटर वगैरह। हाँ। कैनेडियन सिटीजन हो तो भी वर्क करेगा? हाँ, अगर कोई कैनेडियन बंदा है जो कि आपका कोई रिलेटिव है वो स्पॉन्सर कर रहा है वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होता। और लेकिन सबसे मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप नॉन एसडीएस में अप्लाई करते हो तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, कि बेसिकली अगर एसडीएस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन एसडीएस वालों की, क्योंकि उनमें वो कैनेडियन गवर्नमेंट का अपना एक रूल है। और अगर हम उसमें रिक्वायरमेंट की बात करें नॉन एसडीएस के लिए, उसको कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे सीधे आपको आईएलटीएस की एक रिक्वायरमेंट है, जो कि आपको जैसे एसडीएस में 6.5 ओवरऑल चाहिए होता है, उसमें आप मिनिमम 5.5 भी स्कोर करते हो, आप एलिजिबल हो नॉन एसडीएस में फाइल लगाने के लिए, क्योंकि तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका आईएलटीएस पहली दूसरी बार में क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें 5.5 ओवरऑल लेकर आना और 5.5 ईच सब्जेक्ट में लेकर आना इन ईच मॉड्यूल। हाँ हाँ, बट ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताए क्या होती है कुशांत, इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम अप्लाई करते हैं ना किसी भी कॉलेज में, तो ज़्यादातर कॉलेज नहीं मिलते हम लोगों को अप्लाई करने के लिए। नॉन एसडीएस के लिए ज़्यादा कॉलेजेस नहीं हैं, बहुत कम कॉलेजेस हैं, और वो डीएलआई के अंडर में भी नहीं आते हैं, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट के अंडर में भी नहीं आते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। और वो वर्क परमिट देंगे या नहीं देंगे उसमें भी प्रॉब्लम आती है, और ज़्यादातर कंसल्टेंसीज जो होती हैं वो अवॉइड करती हैं नॉन एसडीएस में वीज़ा फाइल करने के लिए, क्योंकि उसके जो चांस होते हैं सक्सेसफुल वीज़ा रेट की वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू एसडीएस। ये डीएलआई का क्या प्रॉफिट है? डीएलआई का ये प्रॉफिट होता है कि आपका इंस्टीट्यूट जो है ना वो कैनेडियन गवर्नमेंट के अंडर में है, और सारा का सारा मैनेजमेंट कैनेडियन गवर्नमेंट के थ्रू होता है उसका, मतलब गवर्नमेंट मैनेज नहीं करती है, बट ये है कि उनके गाइडेंस में रहती है वो। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उनको बोल सकते हो, कोई भी अगर आपको इशू होता है उस चीज़ के लिए। तो इसमें जो आपने पहले बताया था कि जो एसडीएस में है उसमें हमें फर्स्ट ईयर की पूरी फीस भरनी होती है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की, तो इसमें हमें कितने सेमेस्टर की फीस भरनी पड़ेगी? डीएलआई के अगर आप नॉर्मली अगर आप बात करते हो नॉन एसडीएस के लिए, तो आपको सिर्फ एक सेमेस्टर का अमाउंट आपको सबमिट कर देना है जब आपका ऑफर लेटर आता है, और आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट आप शो कर दोगे, ऑफर लेटर आपको आ ही जाता है। जीआईसी का आपको कोई अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं होती है नॉन एसडीएस में, ये सबसे अच्छी फ़ायदे की बात है, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर लोगों को ऑन द स्पॉट आपको जीआईसी सबमिट करनी होती है $10,000 विच इज़ अराउंड 6.5 लाख इन इंडियन करेंसी, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये है कि आपको जब नहीं होगा अमाउंट तो आप नॉन एसडीएस में अप्लाई करो, आपको ज़्यादा इतना अमाउंट सबमिट करने की, बस अकाउंट डिटेल में आपको शो करने की ज़रूरत होती है, अकाउंट में शो होना चाहिए। तो आपने किससे अप्लाई किया, एसडीएस नॉन एसडीएस? मैंने जब आईएलटीएस का पूरा कंप्लीट हो गया तो मैंने एसडीएस के लिए ही अप्लाई किया, क्योंकि तो एसडीएस की ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हो बीच में, या फिर कोई मतलब कोई अच्छा चीज़ हो गया हो, या फिर कोई तरीका जिससे कुछ प्रोसीजर में फास्ट हो सके, या कुछ ऐसी बात जिससे हेल्प हो सके कि अटके ना प्रोसीजर? अगर मेरी जो प्रॉब्लम हुई थी वो मुझे हुई थी जीआईसी के अंडर में। वो क्या हुआ था, जब मैंने जीआईसी सबमिट किया था, क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप काउंसलर से भी गाइडेंस ले रहे हो ना, फिर भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें मेरा क्या हुआ था, मैंने एड्रेस का थोड़ा सा इशू हो गया था, मेरा जो पासपोर्ट था ना वो देहरादून का था, और मैंने जो अपनी डिटेल डाली थी जीआईसी के अकाउंट में, जब मैंने बैंक में अकाउंट खुलाया था उसमें डाल दिया अपना रेजिडेंशियल एड्रेस, तो उसमें इशू हो गया था, और फिर इसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम आई थी। स्कॉशिया में मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने स्कॉशिया में अप्लाई किया था, बट उसमें थोड़ा सा इशू हो गया, फिर मेरे को सीआईबीसी के थ्रू गया, मैं सीआईसी में मैंने अपना, लेकिन मेरे हिसाब से सीआईबीसी ज़्यादा ईजी प्रोसेस लगता है एज़ कम्पेयर टू स्कॉशिया, क्योंकि उसमें आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कराना पड़ता है, बैंक को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। अब तो जिससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करा रहे हैं तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट बैंक होना ज़रूरी है, या प्राइवेट से भी हो जाएगा, उसमें भी कोई परेशानी है? ये तो बहुत बड़ा मतलब कि एक टॉपिक हो गया है कि इससे उससे कराना चाहिए, लेकिन ये मोटा मोटा सीधे सीधे ये है कि अगर आप ना गवर्नमेंट से कराते हो, आपके जो रेमिटेंस चार्जेस होते हैं वो कम लगते हैं, मतलब इंटरनेशनल ट्रांसफर के जो चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं अगर आप गवर्नमेंट से कराओगे, प्राइवेट से कराओगे तो वो ज़्यादा होता है, यही है। और अगर हम बात करें अकाउंट की डिटेल्स अगर आपको शो करनी होती है, कई बार जब आप नॉन एसडीएस में वीज़ा फाइल करते हो तो उसमें अकाउंट की डिटेल में आपको कितना मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है, वो मेरे हिसाब से अराउंड 10 लाख तो आपको शो करना है, जब भी ईजिली मतलब कि वीज़ा मतलब प्रोसेस करेंगे आगे आपको अप्लाई मतलब कि दे देंगे वीज़ा ईजिली। अगर आपका अमाउंट ज़्यादा नहीं होगा तो वो ऐसा भी होता है, रिफ्यूज़ल आते हैं, नॉन एसडीएस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं।
ये काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए, मेरे डाउट्स तो क्लियर हो गए हैं। हो सकता है बाकियों के भी इससे काफ़ी हेल्प हो जाए, काफ़ी लोगों को समझ में आ जाए। बाकी काफ़ी ईजी है प्रोसीजर, बहुत डायरेक्ट है, कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंसल्टेंसी नहीं भी लेकर डायरेक्ट अपनी तरफ से कर सकते हो तो वो भी बहुत ईजी पड़ेगा, वो भी ठीक है। अच्छा, तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं। सारा का सारा डिस्कस हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो रहेगा कि हाउ टू अप्लाई इन जर्मनी फॉर अ ग्रेजुएशन पर्पज। तो उसके लिए कुशांत बताएगा और सारी की सारी डिटेल कुशांत देगा, और इस चीज़ के लिए हम वीडियो शूट करेंगे और बताएंगे आपको। बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।